तो उम्मीदवार पर संशय खत्म हो गया है। बीजेपी ने रोहतक और हिसार लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रोहतक से पूर्व कांग्रेसी नेता अरविंद शर्मा को नॉन जाट चेहरे के तौर पर उम्मीदवार बनाया है। हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने 8 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों के नामों का अब तक ऐलान किया है। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी में टिकट पर मंथन जारी है। संभावित प्रत्याशी जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों को लेकर गठजोड़ कर रही हैं और ये देख रही हैं कि आखिर कब तक उम्मीदवारी तय की जाए। वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, सवाल यही है कि अब जो 2 प्रत्याशियों पर काफी कहा जा रहा था, काफी चर्चा भी हो रही थी, खासतौर पर रोहतक की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए एक नेता को टिकट दी गई है। कितना जो है सियासी समीकरण बदलेगा इस रोहतक का? देखिए, जहां तक रोहतक की बात है, भारतीय जनता पार्टी काफी समय से विशेष रणनीति बनाने की बात कह रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विशेष रणनीति क्या थी। यदि आपने अरविंद शर्मा को टिकट देना था तो आप इसकी घोषणा पहले ही कर सकते थे। वो करनाल से दावेदार थे, करनाल की टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको रोहतक में लड़ाना चाहती थी और रोहतक की टिकट को रोक के रखा गया। विशेष रणनीति क्या रही? मुख्यमंत्री जी आते हैं, कैप्टन अभिमन्यु प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो रोहतक के दंगों के ऊपर अपना विशेष फोकस करते हैं और वही बात रोहतक को जलाने में जिन लोगों की भूमिका रही, इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें ऐसा लगता है कि शायद केंद्र का ये निर्णय रहा होगा। केंद्रीय चुनाव समिति ही फैसला करती है, लेकिन प्रदेश इकाई की क्या रणनीति रही हो, क्या सुझाव रहा हो, लेकिन केंद्र का ये रहा कि उनको रोहतक से लड़ाना है। तो इसमें अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो अब हरियाणा में आपने 2 ब्राह्मणों को टिकट दे दिए हैं। अग्रवाल समुदाय से किसी को टिकट नहीं दिया गया। निश्चित रूप से उनमें ये प्रतिक्रिया हो सकती है। तो 2 ब्राह्मणों और 2 जाट, तो मतलब ये टिकट दे, जातीय समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ा है। हालांकि कभी राजकुमार शर्मा ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट से रोहतक से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय उनको सफलता नहीं मिली थी, बहुत कम वोट मिले थे। अब ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत उतारा है। हालांकि अरविंद शर्मा की रुचि रोहतक में बिल्कुल नहीं थी। अब क्या करें, उनके सामने और कोई विकल्प ही नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं चूक होगी तो ये केंद्रीय नेतृत्व की ही चूक मानी जाएगी, क्योंकि अरविंद शर्मा रोहतक में उतने लोकप्रिय नहीं है जितना उनका कार्य क्षेत्र करनाल रहा है। करनाल में जो उन्होंने काम किया है, जो उनका व्यक्तिगत संपर्क करनाल में, रोहतक में उनका नहीं है। अब जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये है कि ये जो जातीय ध्रुवीकरण होगा उसमें ये अरविंद शर्मा सीट निकालने में सक्षम हो सकते हैं। ये अब तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर अरविंद शर्मा को टिकट देनी थी तो उसको इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। जब सभी टिकटों की घोषणा हो गई थी तो उसमें रोहतक को हिसार में रोकने की कोई ज्यादा आवश्यकता थी नहीं। जब आपने हिसार में घोषित कर ही दिया था, जब सिरसा का घोषित कर ही दिया था, तो उस समय हिसार का और ये रोहतक का रोकने का कोई ज्यादा औचित्य नजर नहीं आता। कोई ऐसी विशेष रणनीति भी नहीं थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पहले ही ये पेशकश कर दी थी, अगर उनके बेटे को टिकट देना था तो इतने समय तक, लंबे समय तक रोकने की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं तो क्या लगता नहीं है वीरेंद्र जी, क्या लगता है कि बीजेपी पहले मंथन कर रही थी कि उम्मीदवार तय कर रही थी, उम्मीदवार को अच्छा मिल जाए, नहीं मिला तो बाद में चलो इनको दे देते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब कोई चमत्कार तो कोई होना नहीं था, कोई ऊपर से उम्मीदवार तो आना नहीं था, यही कार्यकर्ता थे। अब निश्चित रूप से जो रोहतक के कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया हो रही है वो स्वाभाविक है। जो रोहतक के दावेदार इतने समय से प्रयास कर रहे थे, अपने टिकट के लिए सब कुछ अपना व्यू रचना कर रहे थे, तो उनमें पीड़ा होने की संभावना जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो उनकी पीड़ा जायज है। अब आप बाहर से लाकर एक कार्यकर्ता को आप चुनाव लड़ाने के लिए कह देते हो, उनकी भी तैयारी नहीं है। पहले भी ये अरविंद शर्मा मना ही कर रहे थे, बार बार संकेत दे रहे थे पार्टी को, और पार्टी उनके संकेत की उपेक्षा कर रही थी। तो उनको ये था। अब देखिए क्या विचित्र स्थिति देखिए, और यही अरविंद शर्मा के नाम कांग्रेस की टिकट की सूची दायरे में भी उड़ाए जा रहे थे। मतलब अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो कांग्रेस के उम्मीदवार भी हो सकते थे। मतलब एक बात आप निश्चित मान लीजिए, जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हारी थी, यानी कि 2 सीटें तो कुलदीप बिश्नोई की थी, तो इसमें एक जो रोहतक की सीट भी हारी थी। भारतीय जनता पार्टी प्लस 3 मिशन की जो तैयारी कर रही थी, उसमें यह बात आपको स्वीकार करनी चाहिए थी, पार्टी की कोई तैयारी नहीं थी, सब सिर्फ हवाई बातें थी। अगर पार्टी की तैयारी होती तो मैंने पहले भी कहा कि पार्टी सबसे पहले इन स्थानों की उम्मीदवारों की घोषणा करती। जब सिरसा में आपकी तैयारी थी, सिरसा में आपने घोषित कर दिए, तो रोहतक और हिसार क्यों रोके?
जी, तो बिल्कुल। मतलब इसका मतलब है वीरेंद्र जी, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी। आपने अरविंद शर्मा अभी कुछ समय पहले तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनको टिकट दिया, तो मतलब जी, आपके अपने कार्यकर्ता, आप ऐसे किसी कार्यकर्ता का निर्माण नहीं कर सके जो रोहतक से चुनाव लड़ सके। जी, आपके पास था ही नहीं, कोई कार्यकर्ता था ही नहीं। बिल्कुल, अब मोदी जी के सहारे हैं सिर्फ, हाँ, और कोई नहीं है आपके जी, पास, अपना उम्मीदवार नहीं है, जी, आप सिर्फ मोदी जी के सहारे हैं और जी, मोदी जी के करिश्मे को बुलाना चाहते हैं। इसके अलावा वीरेंद्र और क्या, और इसके पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं आपके पास। जी, वीरेंद्र जी, ये दो सवाल उठते हैं क्योंकि ये बड़ा मंथन चल रहा था रोहतक सीट पर। कलराज मिश्र भी कह रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे थे कि हम मंथन करें, हम चिंतन करें, इस पे अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे, इस बार रोहतक के किला जो कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, उसको छीनेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि एक सवाल ये हो गया कि चलो कांग्रेस से आए हुए एक कार्यकर्ता को वहां से लड़वा रहे हैं, यानी कांग्रेसी है इसलिए लड़वा रहे हैं, और दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या लगा कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिला अपनी तरफ से, इसलिए सोचा कि चलो अरविंद शर्मा जो नाराज चल रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस में फिर से ना चले जाएं, तो इनको दे देते हैं। देखिए, अरविंद शर्मा को टिकट नहीं मिला, करनाल में टिकट नहीं मिला, उनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया हुई, उनके समर्थकों ने क्या संदेश दिया, और उससे अन्य जो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश गया। रोहतक में मुख्यमंत्री जी ने मिलने से इनकार कर दिया, तो वो एक क्या संदेश दे रहे थे। अब ये क्या ये माना जाए कि अरविंद शर्मा के दबाव के आगे पार्टी झुक गई, क्या उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे पार्टी संगठन झुक गया, क्या ये प्रभाव माना जाए, क्या ये प्रभाव माना जाए कि जो भी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे रोहतक में, इकट्ठे हुए थे अरविंद शर्मा को टिकट मिलने की भनक लगने के बाद, जो कार्यकर्ता और जो नेता इकट्ठे हुए थे, उनका क्या प्रभाव था, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनकी भावनाएं क्या थी, ये केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है। लेकिन इसमें अगर ये सीटें पार्टी हार जाती है तो इसका कहीं ना कहीं दोष केंद्रीय नेतृत्व को जाएगा, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ है नहीं। अगर इस हार में, और ये अरविंद शर्मा जो है ये अपनी कोई छवि लेकर अलग ढंग से नहीं आ रहे, ये पार्टी के सहारे आ रहे हैं, तो जो पार्टी की छवि होगी उसी को बुनाएंगे। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो उचाना में उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी, जो कुलदीप बिश्नोई अपना सहयोगी दल था हजक्का का, उसको भी बढ़त नहीं दिला पाए थे। अब तो उचाना इनका अपना है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे के लिए सोनीपत से टिकट चाहते थे, हिसार से नहीं चाहते थे, वो सोनीपत से चाहते थे। तो पार्टी ने दोनों की इच्छाओं के विपरीत उनको उम्मीदवार बनाया है, ये देखने वाली बात है। तो ये बात कहीं ना कहीं घटक, ये अच्छा रहेगा, इनके मन में भी ये रहेगा कि अगर कोई कल को विपरीत परिणाम आते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं मिलते, तो इसका दोष भी पार्टी पर ही आएगा, इन दोनों का कोई दोष नहीं होगा उसमें। जी बिल्कुल। चलिए, महेश जुड़े हुए हैं हिसार से हमारे साथ। महेश, सवाल ये अहम हो जाता है क्योंकि अब हिसार से कह सकते हैं एक तरह वंशवाद की जो बात कही जाती है, अब वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिली है, क्या कुछ सियासी समीकरण वहां देखने को मिल रहे हैं हिसार में? क्या कुछ लगता है कि विरासत कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी बोल रहे थे कि 8 सीटों के साथ ही दोनों सीटों के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए था, ये यहाँ पर चूक हुई है, और जिसका खामियाजा हो सकता है कि जो रिस्की जोन में जो सीटें जाएंगी उसमें कहीं ना कहीं हिसार सीट भी रहेगी, रोहतक सीट भी रहेगी। वजह वही है क्योंकि ऐन बस पर जो है नामों का ऐलान किया गया, और खासकर मैं कहूंगा कि हिसार से कहीं ज्यादा रिस्की अब रोहतक सीट हो चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो हार्ड कोर कार्यकर्ता है, जो अब तक मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहा था, उसे लगता था कि कहीं ना कहीं रोहतक से ही किसी स्थानीय नेता को दिया जाएगा और उनका कोई अपना होगा। लेकिन जिस तरीके से आंखें दिखाकर यहाँ पर जो अरविंद शर्मा पार्टी के भीतर दाखिल हुए, जिस तरीके से सबके ऊपर पैर रखकर जो है वो खुद उम्मीदवार बन गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोहतक से संबंध रखने वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हें कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। भले ही उन्हें नारे लगाने की मजबूरी सामने खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभिमान यहाँ पर बीजेपी को हो चुका है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की लहर है, और जिसको भी वो टिकट देकर भेजेंगे वो जीत का परचम लहराएगा। गैर जाट की जो राजनीति अब तक भारतीय जनता पार्टी करती आई, उन्हें लगा कि गैर जाट एक तरीके से ठेकेदारी वो हासिल कर चुके हैं। हरियाणा के भीतर अगर गैर जाट को वोट करना होगा तो बीजेपी को वोट करेंगे। महेश, एक सवाल अहम ये हो जाता है कि 2 सीटों पर उम्मीदवार ना घोषित करना, बड़ा विचार करना, विचार विमर्श करना कि अभी हम विचार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बाद में तो ये हुआ कि चलो अच्छा दे ही देते हैं, क्या जीत सुनिश्चितता के लिए टिकट नहीं दी गई है? क्या एक सवाल उठता है। देखिए, 2 चीजों को समझने की यहाँ पर जरूरत थी कि एक सीट गैर जाट को दी जानी थी और एक जाट को दी जानी थी। जाट को कौन सी दें और गैर जाट को कौन सी दें, ये सवाल सबसे बड़ा था। किसको दें, उससे बड़ा सवाल ये था कि कौन सी सीट जाट उम्मीदवार के खाते में डाल दें और कौन सी सीट गैर जाट उम्मीदवार के खाते में डाल दें। किसको दें, उससे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए ये थी कि जाट को कौन सी घोषित करें और गैर जाट के लिए उम्मीदवार के लिए कौन सी सीट घोषित करें। और जहां तक अरविंद शर्मा की बात है, तो अरविंद शर्मा को ना सिर्फ रोहतक में
जो है बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है, बल्कि करनाल के उम्मीदवार को जिताने के लिए अरविंद शर्मा की भी जरूरत थी। करनाल के अंदर उनका प्रभाव है, तो जातिगत समीकरणों के लिहाज से गैर जाट के लिए विकल्प देने की कोशिश यहाँ पर की गई कि गैर जाट चेहरा हमने सामने रख दिया। जाटों की राजनीति अब तक होती आई। रोहतक का इलाका वो इलाका जहां पर जाट आरक्षण का सबसे ज्यादा जो विभत्स रूप है वो देखने को मिला था। रोहतक शहर की अगर बात की जाए तो रोहतक शहर पहले भी जो है बीजेपी के वहां से मौजूदा विधायक हैं, और साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि एंटी कांग्रेस जो सेंटिमेंट या कहें कि एंटी कांग्रेस एंटी हुड्डा परिवार जो सेंटिमेंट है वो रोहतक सिटी का देखने को मिलता है। तो साफ तौर से गैर जाट चेहरा वहां पर सामने रखने की कोशिश यहाँ पर की गई, जिससे रोहतक जिसने जाट आरक्षण की हिंसा का सबसे विभत्स रूप देखा है वो इलाका अपने लिए एक नॉन जाट चेहरे के रूप में सामने देख ले। अब अगर हिसार की बात करें तो हिसार में भी सुभाष बराला चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, कैप्टन अभिमन्यु चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, और गैर जाट के रूप में रणवीर गंगवा को सामने लाया गया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया जो है वीरेंद्र सिंह की तरफ से, वीरेंद्र सिंह ने अमित शाह से जाकर मुलाकात की और साफ ये कह दिया कि वो खुद राजनीति छोड़ देंगे, परिवारवाद की समस्या का वो समाधान करके जाएंगे, कि वो पूरा परिवार राजनीति में नहीं है, वो अगर संन्यास ले ले तो क्या उनके बेटे को बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। तमाम वो चीजें सामने रखकर एक तरीके से वीटो पावर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए टिकट ले आए। अब चूंकि जाट और गैर जाट की राजनीति की तरफ अगर ये गया हिसार का इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं वीरेंद्र सिंह के बेटे के लिए, और रोहतक में इसलिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता और कार्यकर्ता हैं, क्या वो उतने मन से अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। जी महेश, वीरेंद्र सोनी जी हमारे जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर रोहतक से कांग्रेस से आए हुए नेता को टिकट दी गई है तो ये कहा गया कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक कहावत भी है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो सोचा ये जयचंद है, इसको वहां उतार देंगे तो कांग्रेस का नुकसान कर देगा। नहीं, देखिए अरविंद शर्मा जो है रोहतक में पहले भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो मतलब अरविंद शर्मा अब कांग्रेस में भी नहीं थे, अब तो इस समय कांग्रेस में भी नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर वहां से ये इस्तीफा दे दिया। तो अब राजनीतिक ठोस तलाश रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से बातचीत चल रही थी। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कह रहे थे कि मेरी कर्मभूमि करनाल रही है, 2 बार करनाल से सांसद रहे हैं, तो उनकी आत्मा करनाल में ही थी, वो करनाल के लिए प्रयास कर रहे थे। अगर आपने करनाल से उनको टिकट नहीं देना था तो किसी और स्थान के लिए, क्योंकि पार्टी के पास कोई रोहतक के लिए कोई था ही नहीं और प्रत्याशी था ही नहीं। जिस तरह से पार्टी गैर जाट चेहरे को उतारना चाहती थी, उनके पास कोई विकल्प था ही नहीं, इसका मतलब तो यही माना जाएगा। और अब आपने वहां जिस तरह हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे को दिया है, उनका केंद्रीय मंडल से इस्तीफे का कोई तुक है ही नहीं, क्योंकि अब तो केंद्रीय मंडल का तो कोई अस्तित्व रहने नहीं वाला। जब नई सरकार बनने वाली है तो उनके राज्यसभा से उनको इस्तीफे देने की बात है, उन्होंने पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं चुनावी राजनीति से रिटायर नहीं हो रहा। तो मतलब उसका मतलब ये है कि सक्रिय राजनीति में वो बने रहेंगे। तो ये देखने वाली बात है कि उनके जो सेवा, उनकी अपना जो विजेंद्र सिंह, उनकी मां पहले ही विधायक है, जो उचाना से विधायक है। अब ये परिवारवाद है, परिवारवाद में अब पार्टी की जो व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अंदर अवतार सिंह बढ़ा कृष्णपाल गुर्जर से हार गए थे, बुरी तरह हारे थे। वही अवतार सिंह बढ़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने के अलावा उत्तर प्रदेश से पार्टी टिकट भी लिया और वहां से विधायक बन गए, और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस में आए। मतलब एक जो कार्यकर्ता, एक जो नेता है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे घुसपैठ कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारता है और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बन जाता है और फिर पार्टी का विधायक भी बन जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये नई भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का ये निर्माण हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका भी, और वीरेंद्र सोनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर टिकटों के बंटवारे को लेकर जो 2 टिकटें रखी थी, साफ तौर पर रोहतक की बात की जाए, रोहतक क्योंकि अरविंद शर्मा को टिकट दी गई है और इस सोचकर टिकट दिया गया है कि हो सकता है क्योंकि वो करनाल से टिकट मांग रहे थे, करनाल से वो प्रत्याशी बनकर आना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि उस जगह से लेकर करनाल पर भी वो अपना प्रभाव छोड़े और करनाल में बीजेपी की मदद करे। इस वजह से भी बीजेपी ने रोहतक से टिकट दिया हो।